हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में एविडेंस एक्ट के सीरीज़ में। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और उसके बाद प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट जो आपके सेक्शन 79 से लेके सेक्शन 90A तक दिया हुआ है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बहुत बार आप कंफ्यूज कर जाते होंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इस सेक्शन में शैल प्रिज्यूम है कि नहीं, या क्या चीज़ का प्रिजम्पशन करते हैं। तो उसको टैब्यूलर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइंड है। आप सेक्शन 74 में देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइंड है। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरे को बोलते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन आपको मिलेगा सेक्शन 75 में। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट वैसा डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गैजेट्स हो गया, तो स्टेट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हो गए तो उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरे जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट को दो सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। एक तो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उस वो डॉक्यूमेंट को उस तरीके से रिकग्नाइज़ किया गया है, वहाँ से प्रपोर्ट करके वो बना है वो डॉक्यूमेंट। तो ये इस रिगार्ड से पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है। दूसरा ऐसे डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं लेकिन उसको पब्लिक रिकॉर्ड में रखा गया हो, जैसे कि आप देखे होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसको रजिस्ट्रार के सामने फ़ाइल किया जा सकता है। ये कंपनी एक्ट का आपने दोनों चीज़ देखा होगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इनको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। तो ऑल्दो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट हुआ, आपने अपनी कंपनी के लिए बनाया, लेकिन इसको रिकॉर्ड में कीप करना पड़ा, रिकॉर्ड एज अ रिकॉर्ड रखना पड़ा, तो इसलिए उसको हम उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्योंकि वैसा प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिसको पब्लिकली रजिस्टर करना पड़े या पब्लिकली रिकॉर्ड में कीप करना पड़े तो उसको हम पब्लिक रिकॉर्ड ही कहते हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आप देखेंगे कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक निगेटिव सेंस में दिया हुआ है कि वैसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उसको प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसा आप समझ रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है और उसका जो है हर बार अगर कोर्ट में उसको लाना पड़े इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो है कंटेंट के हिसाब से या फिर उसका जो तरीका है पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, तो वो बहुत ही एक ऐसा है कि हर बार अगर कोर्ट तक आए, हर बार अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो अगर आप ओरिजिनल लेके आए कोर्ट में तो वो डिस्ट्रॉय डैमेज होने की संभावना है। इसीलिए एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को एज अ सर्टिफाइड कॉपी प्रूव कर दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल गैजेट है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो गवर्नमेंट ओन करती है, ऑथराइज़ करती है, बनवाती है, ठीक है, तो वैसा रिपोर्ट वैसे डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर पर्सन, जो मान लीजिए रेलवे से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनका साइन किया हुआ व्हाट इज़ सर्टिफाइड कॉपी, तो उसका जो एक कॉपी ओरिजिनल का कॉपी है और उसमें लिखा हुआ है ट्रू कॉपी और साइन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, जो वहाँ के हेड हैं या जिनको अथॉरिटी दिया गया है कि वो साइन करें सर्टिफाइड कॉपी में, अगर उन्होंने साइन किया है तो वैसे डॉक्यूमेंट को हम एडमिसिबल मानते हैं एज अ सर्टिफाइड कॉपी एंड इट वुड बी a good piece of evidence to show that there exists a public document। उसके genuineness की, उसकी accuracy को ऐसा माना जाता है कि वो accurate है, ठीक है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का आप समझ गए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जा सकता है। ये सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। सर्टिफाइड कॉपी में ट्रू कॉपी नीचे लिखना और साइन सील के साथ वो होना ज़रूरी है, ये बात आपका कहा गया है 76 में। 76-77 यही बात को रिपीट करता है कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है कि आप ओरिजिनल की एक कॉपी बनाते हैं, उसके नीचे ट्रू कॉपी लिखते हैं और साइन और सील वैसे आदमी का होना चाहिए जो कि सर्टिफाइड कॉपी को जो है साइन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो 77 और 76 और 77 समझ गए। 78 आपका
6 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन आदमी एक्चुअली ऑथराइज्ड हैं। तो वो आप एक मतलब एक सरसरी निगाहों से देख लीजिए। वो सारे जो पर्सन्स हैं, ऑथराइज्ड पर्सन सर्टिफाइड कॉपी को सील करने के लिए या फिर सर्टिफाइड कॉपी पे साइन करने के लिए, वो बेसिकली हेड होते हैं उस पर्टिकुलर जगह के, ठीक है। तो ये बात आपका 78 में कहा गया है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दूसरे कंट्री में वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडियन कंसूल हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो साइन करेंगे उस डॉक्यूमेंट पे, तो वो सर्टिफाइड कॉपी तब माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में ये डिवाइड किया गया है सारे चीज़ को। तो आप पब्लिक डॉक्यूमेंट का बहुत ही बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आपके 74 से लेकर 78 तक गवर्न करता है। 74 से 78 में बताया गया है कि किस तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट को जो है प्रूव किया जा सकता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव किया जा सकता है। ये भी बताया गया है कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, और ये भी बताया गया है कि सर्टिफाइड कॉपी को कौन साइन करते हैं। ये सारी चीज़ आपको 74 से 78 में मिलेगा। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ऑर्डिनरीली जो एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली अगर 71 से 73 तक बात करते हैं कि उसमें ये भी बात किया गया है कि एग्जीक्यूशन अगर प्रोसीडिंग का हो रहा है, कि मान लीजिए कि कोई विटनेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, विटनेस जो है जिन्होंने अटेस्ट किया है डॉक्यूमेंट को, अगर वो डिनाई कर रहे हैं कि उनके सामने एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या मोड्स हैं, इसके बारे में बताया गया है। 73 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है जिसमें बताया गया है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के बारे में, कि हैंड राइटिंग के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो किस तरीके से उसको प्रूव किया जा सकता है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का मैं अलग से बात कर लूँगी आपको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। इसमें बस जनरली मोड्स हैं कि किस तरीके से कोई उसमें विटनेस आने की ज़रूरत है। यहाँ सर्टिफाइड कॉपी में अगर वो साइन सील्ड है प्रॉपर्ली तो ज़रूरत नहीं है कि वो पर्सन जो है वो विटनेस बॉक्स में आए, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब आइए जानते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली, प्रिजम्पशन वर्ड का कहीं डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। स्टीफेंस के हिसाब से प्रिजम्पशन वैसे चीज़ को कहते हैं जो कोर्ट इन्फर करे, ठीक है। कोर्ट ऐसा माने, इन्फर करे, अगर पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है तो कोर्ट उस बात को इन्फ्रेंस में लेते हुए, उस बात को नोटिस में लेते हुए ये इन्फर करे कि अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। तो 79 से लेके आपका जो 85 सेक्शन है, 85A B C, इसमें शैल प्रिजम्पशन की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, शैल प्रिजम्पशन की बात की गई है। वहीं 86 से लेके 90A तक जो है वो एज अ जनरल रूल मे प्रिजम्पशन की बात कही गई है, ठीक है। मे प्रिजम्पशन की 86 ऑनवर्ड्स, 85 तक आपका लगातार शैल प्रिजम्पशन है। तो पहले चलिए शैल प्रिजम्पशन के बारे में बात करते हैं। शैल प्रिजम्पशन ऐसा किया, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 4 में रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी अगर चाहे तो उसको रिबट भी कर सकती है। तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ माना जाता है। मे प्रिज्यूम जो होता है वो जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कहलाता है, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कहलाता है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहलाता है। ये रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है और वो भी रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है, लेकिन वो फैक्ट का होता है, ये लॉ का होता है, ठीक है। ये जनरल, एज अ जनरल मैंने प्रिजम्पशन के बारे में आपको बताया। चलिए आइए देखते हैं सेक्शन 79। सेक्शन 79 में आपको सर्टिफाइड कॉपीज़, जो मैं अभी बात कर रही थी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, तो सर्टिफाइड कॉपीज़ के थ्रू प्रूफ किया जाता है। तो इसके बारे में प्रिजम्पशन दिया हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट अगर ये ड्यूली सर्टिफाइड है, ड्यूली सर्टिफाइड कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है डॉक्यूमेंट वैसे लोगों ने सर्टिफाई किया है जो रियली ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। वो ऑथराइज्ड हैं कि वो सर्टिफिकेट में साइन कर सके, ड्यूली साइन कर सके। अगर उन्होंने तब ड्यूली साइन करके सर्टिफाइड कॉपीज़ को रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में, तो कोर्ट उसके जेन्युइननेस की, ठीक है, कोर्ट उसके जेन्युइननेस की, उसकी ऑथेंटिसिटी की शैल प्रिजम्पशन करेगी, ठीक है। और ये भी बात प्रिज्यूम करेगी कि जो ऑफिसर ने साइन किया है वो उस पोस्ट को हेल्ड करता है और वो जेन्युइन आदमी है, ठीक है। सेक्शन 79 समझ गए। सेक्शन 80 में आइए।
सेक्शन 80 बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एविडेंसेस की। कोई विटनेस जो है वो जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया हो, या कन्फेशनल स्टेटमेंट है कोई, ठीक है, और कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है अंडर 164 या उस आदमी के थ्रू जो रियली ऑथराइज्ड हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट लेने के लिए, तो वैसा विटनेस का स्टेटमेंट कन्फेशन जो ड्यूली साइंड है उस जज के द्वारा। जैसे आप जानते हैं 164 स्टेटमेंट जो होता है उसमें जज और जो मैजिस्ट्रेट होते हैं जिनके सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया है वो साइन करते हैं कि उनके समक्ष ये बात कही गई है और उन्होंने अपनी ड्यूटी का ड्यूली सर्व किया है, कि बताया है सामने वाले जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको, अक्यूज्ड को, कि भाई आपका स्टेटमेंट वॉलेंटरी है कि नहीं। ये सब सारी बातें के बाद वो साइन करते हैं। तो क्योंकि वो साइन किया हुआ है तो वो उसको जेन्युइन माना जाता है, ट्रू माना जाता है। सच स्टेटमेंट्स आर ड्यूली टेकन, ये बात का भी प्रिजम्पशन है। तो 3 बातों का प्रिजम्पशन यहाँ भी है कि वो स्टेटमेंट जेन्युइन है, सही है, और स्टेटमेंट्स आर ड्यूली टेकन, ठीक है। यहाँ पे भी शैल प्रिजम्पशन है एज आई टोल्ड यू। अब आते हैं 81 में। 81 में बेसिकली जो फॉरेन गैजेट्स के ऊपर है उसके बारे में प्रिजम्पशन है। ऑफिशियल गैजेट या फिर वैसा कोई डॉक्यूमेंट जो क्वींस के प्रिंटर से जो है वो आया हुआ है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको हम जेन्युइन मानते हैं। उसके जेन्युइननेस के बारे में बात की गई है और ये फिर शैल प्रिज्यूम प्रिजम्पशन होता है। 81A में आइए। 81A में क्या बताया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। अगर ये सही से कीप किया गया है, सही से बाय लॉ इसको रखा गया है, तो उसके जेन्युइननेस के लिए शैल प्रिज्यूम है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी उसके जेन्युइननेस को। कहने का मतलब रखा गया है कि ड्यूली जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसके पास उसकी कस्टडी है, उसने उसके जेन्युइननेस को चेक किया हुआ है, तो उस कंडीशन में जेन्युइननेस जो है कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। 83 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैप्स और प्लान्स, जैसे कि बहुत सारे आप देखेंगे प्रोग्राम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे ऐसे प्लान्स में मैप ड्रॉ करवाती है या फिर कोई प्लान ड्रॉ कराती है, ठीक है। तो अगर वो मैप्स और प्लान्स अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, तो उस मैप और प्लान की एक्यूरेसी का भी प्रिजम्पशन 83 में बताया गया है। 85 देखिए, डॉक्यूमेंट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको नोटरी पब्लिक ने या कोई जज और मजिस्ट्रेट या वाइस काउंसिल और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग इन अ फॉरेन स्टेट, इन लोगों ने अगर उसको ऑथराइज़ किया है पावर ऑफ अटॉर्नी को, तो वैसे कंडीशन में वो एग्जीक्यूट किया गया है प्रॉपर्ली, ऑथेंटिकेट किया गया है प्रॉपर्ली, इस बात की प्रिजम्पशन जो है वो लेंगे। वैसे ही आप 85 देखिए, प्रिजम्पशन इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट का है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अगर जेन्युइनली पर्सन जो है ऑथराइज्ड, अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं तो उसको भी जेन्युइन माना जाता है और ये तीनों भी शैल प्रिजम्पशन में है। सेक्शन 86 से देखते हैं। 86 से 90A तक आपका है जो उसमें मेजरली में प्रिजम्पशंस है, लेकिन उसका एक अपवाद है सेक्शन 89। तो सेक्शन 89 को सबसे पहले देख लेते हैं। सेक्शन 89 में ये कहता है कि एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। तो मैंने आपको सेक्शन 66 जब बताया होगा तो बताया होगा कि नोटिस देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपके कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट नहीं है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरे के कस्टडी में है, आपको परमिशन चाहिए कोर्ट का कि आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर डॉक्यूमेंट दूसरे पार्टी के कस्टडी में है तो आप उसको नोटिस देते हैं कि वो जो है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष पेश करे। अगर उस नोटिस के बावजूद उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने वाली पार्टी नहीं रखती है, तो वैसे कंडीशन में ये प्रिजम्पशन लागू करता है। इसमें क्या लिखा है? एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। ये नोटिस हम सेक्शन 66 में देखे थे, ठीक है। तो तब क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, अटेस्टेड है, एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ है। ऐसा प्रिजम्पशन कोर्ट करेगी जब आपको नोटिस मिला है और उसके बावजूद आपने जो है प्रोड्यूस नहीं किया है, और इसमें शैल प्रिजम्पशन दिया हुआ है।
अब देखिए 86 में क्या कहते हैं। 86 है डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी जुडिशियल रिकॉर्ड का है, लेकिन वो फॉरेन कंट्री का है। तो वैसे केस में मे प्रिजम्पशन है उसके जेन्युइननेस के बारे में, डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस के बारे में, और वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वहाँ का, दूसरे कंट्री का, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, जज है, जिसने उस जो है वो जुडिशियल रिकॉर्ड को साइन किया है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है। इन दोनों बातों का प्रिजम्पशन किया जाता है, बट ये प्रिजम्पशन जो है वो मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन है। ठीक, वही हम लोग 80 में देखे थे जुडिशियल रिकॉर्ड जब हमारे विटनेसेस का और कन्फेशनल स्टेटमेंट का था, वहाँ पे शैल प्रिज्यूम था। 86 में उसी बात को अगर फॉरेन कंट्री के कोई जुडिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो वहाँ पे मे प्रिजम्पशन है। ठीक है, 87 देखिए। 87 में क्या है, कोई भी बुक या मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट है, पब्लिश मैप और आर्ट है, तो ये कि पब्लिश जो है वो उस पर्सन के थ्रू कराया गया होगा, रेलिवेंट टाइम एंड प्लेस में कराया गया होगा, इस बात का मे प्रिजम्पशन है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रिजम्पशन में और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका सेक्शन 90 और 90A। सबसे पहले यहाँ देखिए 90 में आपको डॉक्यूमेंट अगर 30 साल से या 30 साल से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट अगर कोई है, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आता है, प्रॉपर कस्टडी का कहने का ये मतलब कि वैसा डॉक्यूमेंट जो जनरली नेचुरली जिस पर्सन के कस्टडी में है उस पर्सन के कस्टडी से अगर वो डॉक्यूमेंट मिलता है, तो वैसे कंडीशन में क्या क्या चीज़ का प्रिजम्पशन होगा, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट इन हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, और वो ड्यूली अटेस्टेड है, एग्जीक्यूटेड है, इन सारी बातों का प्रिजम्पशन होगा, और ये मे प्रिजम्पशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब आपको 4 तरह का ऑप्शन दे देंगे और लिखेंगे फिर डी ऑप्शन में कि ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे ऐसा कोई भी मेंशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव होगा। अगर पर्टिकुलरली कोई डॉक्यूमेंट के बारे में इस सेक्शन में बताया गया होता है कि ये सिर्फ टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा, या सिर्फ जो है विल्स के ऊपर आधारित होगा, या फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा, पब्लिक ये इस तरह की कोई बाइफर्केशन नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा गया है। तो वैसे कंडीशन में डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये एक बात आप समझ ली। दूसरी बात है कि 30 ईयर्स ओल्ड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये मे प्रिजम्पशन है। ये तीनों बात से रिलेटेड आपको क्वेश्चन MCQ में कई बार पूछे जाते हैं। 90A देखिए, ये सेम चीज़ जो हमने यहाँ 90 में देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ 30 ईयर्स है और यहाँ पे 5 ईयर्स है। तो 5 ईयर ओल्ड अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो प्रॉपर कस्टडी से आता है तो उसका सिग्नेचर प्रॉपरली अफिक्स्ड है, इस बात का मे प्रिजम्पशन होता है। तो ये था आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। तो हमने देखा कि सेक्शन 79 से लेकर 85C तक शैल प्रिजम्पशन है और सेक्शन 89 में भी शैल प्रिजम्पशन है। बाकी सेक्शन 86, 87, 88, 89 नहीं 90 और 90A में मे प्रिजम्पशन के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं प्रिजम्पशन को, और प्रिजम्पशन को टैब्यूलर फॉर्म में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाएगा कि व्हाट टू प्रिज्यूम। ठीक है, जिस तरीके से मैंने टैब्यूलर फॉर्म में बनाया है, आपको सेक्शन डिटेल्स आप लिख सकते हैं पिन पॉइंटेड वे में, और क्या प्रिजम्पशन किया जाता है कोर्ट के द्वारा उसका एक टेबल बना सकते हैं, और प्रिजम्पशन किस तरह का है, मे प्रिज्यूम है कि शैल प्रिज्यूम है, उसको भी आप लिख सकते हैं। और एक और आप मिसलेनियस टेबल बना सकते हैं जिसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि कनेक्टिंग सेक्शन क्या है। जैसे कि जब मैंने बात किया आपको सेक्शन 80 का, तो फिर मैंने बताया कि जुडिशियल रिकॉर्ड जो है 164 से उसको कनेक्ट किया, तो वो चीज़ आप उसको मिसलेनियस में लिख सकते हैं। 89 को सेक्शन 66 से जो है जोड़ा, तो उस तरीके से आप मिसलेनियस फैक्ट्स के रूप में वो टैब्यूलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपका कभी भी यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं एविडेंस एक्ट के सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।